हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई, सब कोई रहल जाला मिलजुल भाई। असगरी धरमवा के बिहारी मितवा हो बिहारी मितवा, दुनिया वाले हमके कहेला बिहारी मितवा। लखनऊ में आए हम लोग रोजी रोटी की तलाश में, तो ऐसे ही अचानक हमारी गुरुजी से मुलाकात हुई। तो ठीक दोपहरिया में दिहलू कजरवा, कजरवा ये धनी ने लिखा था कि गोरी तोरे डेरे में, वाह क्या बात। आज के दिन बड़ा शुभ भइल, बधैया बाजे अवधपुरी। लिखा था कि आए हैं तिलक हरू हमारी गली, समधि कमोछ जैसे कुकुरे का घोटा, घोटा घोटा ए बाबू घोटा हो कि हम कोयलरिया में जाई भये। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशा। आज के समाज में दहेज बना रोड़ा, बिकाई ये बाबू बीए पास घोड़ा, तो उस पे इनके ऊपर मुकदमा एक लड़के ने कर दिया था। नमस्कार, आज हम डीजी मैक टेलीफिल्म के पॉडकास्ट पे ऐसे शख्सियत को लाए हैं। बालेश्वर जी के सानिध्य में इन्होंने गीत संगीत वहीं से परांगत हुए और आज हमारे बीच जो है पॉडकास्ट में आए हुए हैं। जो भोजपुरी गीत संगीत है उसमें आज के दौर का और 90 के दौर का, 90 से पहले के दौर का, जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, जिन्होंने बालेश्वर की गायकी को देखा है, श्रद्धा सिन्हा के गायकी को देखा है, तो वो दौर था जो बहुत ही गीत संगीत के लिए बहुत ही मज़ेदार जो दौर। तो आज हमारे बीच जो है आए हुए हैं एसपी चौहान जी। एसपी चौहान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और जितने भी हमारे डीजी मैक टेलीफिल्म पॉडकास्ट के जितने भी हमारे दर्शक हैं, इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उनको भी नमन है। छोटों को यथोचित प्रणाम, बड़ों को बुजुर्गों को चरण स्पर्श, और हमें आशा है कि आप लोगों का बड़ा प्यार आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा, और जो कि डीजी मैक टेलीफिल्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चौहान जी एक चीज़ बताएं कि एसपी चौहान एक ऐसी विवादित चीज़ लगती है, जो कलेक्टर एसपी इस तरह के नाम जो है, तो आपका नाम क्या है? पहले तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। अब आपने जब हमसे पूछ लिया तो मैं बताऊं कि मेरा जो पैदाइश मेरी हुई बहुत दिनों के बाद हुई। मेरे माँ बाप जो भी थे काफ़ी दुखमय जीवन जिया उन्होंने, कि हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं। करीब 15 साल बाद मेरी पैदाइश हुई। तो जब गांव में, आप जानते हैं कि गांव में जब पैदाइश होता है तो लोग कहते हैं कि अरे बड़ा संकट में पैदा बल, संकट संकट संग संकटा प्रसाद चौहान नाम पड़ गया। अच्छा। तो हम जब अपने गुरुजी के यहाँ आए, स्वर्गीय बालेश्वर जी के पास हम लखनऊ में से आए, तो मंच पे जब जाने लगे तो संकटा प्रसाद कहने में थोड़ा सा उल्टा लग रहा था। तो गुरुजी ने नाम कहा, नहीं शार्ट नेम रख दो एसपी चौहान। तो वहीं से एसपी चौहान एसपी चौहान एसपी चौहान हो गए। अच्छा, बालेश्वर जी का नाम रखा उन्होंने नाम तो दिया। एक देखा जाए कि माँ बाप एक नाम रखते हैं और एक जो है जो आपके संगीत को शिक्षा दिया उन्होंने आपका नाम रखा जी है? उन्होंने नाम रख दिया और इसी नाम से हम फेमस भी हुए। इसी नाम से लोग मुझे जानते। मेरा ओरिजिनल नाम कोई नहीं जानता, बहुत कम ही लोग जानते। जब मुझे आधार मांगते हैं तब लोग जानते हैं, या सर्टिफिकेट पे जानते हैं। आप रहने वाले कहाँ के? मैं बेसिकली तो मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। डोभी ब्लॉक मेरा पड़ता है, ककरापर गांव पड़ता है। वहीं से हम लोगों ने शिक्षा भी लिया है। उसके बाद फिर लखनऊ हम लोग आए। तो लखनऊ में आने की वजह क्या थी? लखनऊ में रोजी रोटी सभी को तलाश होती है कि चलेंगे नौकरी के लिए, अपना आए, और नौकरी भी अपना काम धंधा भी हुआ, और गायकी के क्षेत्र में भी हम। तो गायकी के क्षेत्र में जो आपका रुझान हुआ वो किस तरह से हुआ, और सबसे बड़ी बात कि बालेश्वर जी से आपने कैसे मुलाकात हुई, उनसे कैसे आपसे? वैसे तो मैं जब पढ़ रहा था गांव में, तभी हम स्कूल में भी गाते रहे, और कभी कभी छोटे मंचों भी गा लेते थे। गांव में सावन के महीने में कजरी बहुत गाई जाती थी, जिसको ढुनमुनिया कजरी बोलती, चुटकी बजा बजा करके। तो क्या होता है, थोड़ा सुना दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उस समय होता था कि अरे रामा बदरा
उठल तूफानी बरस रहा पानी रे हरी, अरे रामा बदरा उठल तूफानी बरस रहा पानी रे हरी। इस टाइप की चीज़ें हम लोग चुटकी बजा बजा झूम झूम नाच नाच के गाते थे। और जब लखनऊ में आए हम लोग रोजी रोटी की तलाश में, तो ऐसे ही अचानक हमारी गुरुजी से मुलाकात हुई। तो गुरुजी से मुलाकात हुई तो गुरुजी के साथ रहने लगे, क्योंकि आश्रय चाहिए कहीं न कहीं। तो गुरुजी दारुसफ़ा में रहते थे, मैं उन्हीं के साथ वहीं रहने लगा। एक दिन हुआ कि एक आजमगढ़ से हमारे रमपू यादव भाई आए थे, तो वो तलाश कर रहे थे, उनको रिकॉर्डिंग कराना था दिल्ली में। तो उन तलाश कर रहे हैं कि कोई लड़का मिल जाए या कोई आदमी मिल जाए तो मेरा कोरस करा दे चल के। अच्छा अच्छा। तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा अरे आप कहाँ तफरीयन, उन्होंने कहा। हाँ। वो भी नहीं जानते थे मैं वाकई में, मजाक में अरे SP चौहान जी को ले जाइए। हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा गाओ, तो उन्होंने कुछ गाया, हमने उसका पलट गाया। तो क्या उम्र क्या होगी उस समय? जब उस समय हम 22 साल के थे, 22 साल के जी। तो फिर हम दिल्ली चले गए, दिल्ली में उनकी रिकॉर्डिंग होके आई, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ गुरुजी से किया कि यार लड़का बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है। तो फिर वहीं से गुरुजी ने अपने साल लगा लिया, मंच पे ले गए। तो कभी मैंने देखा नहीं था बड़े मंच कैसे होते हैं। खैर गुरुजी पहला मंच कहाँ पे हुआ था? पहला मंच हमारा सीधे हो गया था आपके भिलाई में। भिलाई जी, मध्य प्रदेश जी। तो वहीं पे गुरुजी ने ले गए। तो कब की बात होगी लगभग? ये 94 की बात कर रहा हूँ मैं। 94 जी, यानी 94 में। तो हम कभी देखा नहीं था बड़ा मंच कैसे होता है, कैसे गाना। अच्छा, गुरुजी जो है बालेश्वर जी का जी, तो उससे पहले जैसे आपने गुरुजी के पास गए थे, किस सन की बात है? वही 94 के शुरुआती 94 जी, 93 94 में मैं लखनऊ आया। तो साथ में रहने लगे, वहीं से हुआ, नौकरी भी लगी मेरी। मैं आयुर्वेद में मेरी सर्विस में मैंने किया, लेकिन फिर उसमें गाने का इतना रुझान हो गया था कि सर्विस की तरफ ध्यान नहीं दिया हमने। गाना बढ़ता रहा, उस समय बहुत अच्छा लगता था। नहीं, भिलाई वाला कहानी में जब आप तो मंच पे जाते हैं, जब मंच पे मैं गया तो भाई मैं सीधे सीधे गा रहा था जिसे गाया जाता है। मैंने लोगों को देखा था सीधे सीधे, लेकिन थोड़ा चटक मटक के और उठ के बैठ के और मतलब थोड़ा स्टैचू सिंगर नहीं, मूवमेंट सिंगर। हाँ, गुरुजी ने कहा नहीं ऐसे नहीं गाना। होटल जब हम लोग गए तो एक मैसी भाई थे, उन्होंने कहा हम तुम्हें बताते हैं कैसे कैसे गाना है। तो उन्होंने हमें बताया ऐसे लचक के गाओ, ऐसे बैठ के गाओ, ऐसे देख के गाओ, ऐसे फोक कराओ। तो उन्होंने हमको पहली ट्रेनिंग थी। हाँ, पहली ट्रेनिंग थी। तो बस वहीं से हम लोग धीरे 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 अभ्यास बढ़ता गया। और फिर तो उस समय आपको कैसा फील हुआ था जब गए थे? तो मंच पे जाने पे बहुत लगता है कि पैर कांपने लगता है। पहला तो हमारे गुरुजी के जो कार्यक्रम में उस समय 10,000, 20,000, 50,000 तक की भीड़ हो जाती थी। तो पब्लिक सर ही दिखाई देते थे, अनगिनत आदमी आप गिन नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ होती थी। नहीं, उस समय तो बालेश्वर जी का नाम बहुत। तो उस पहली बार जब चढ़े तो थोड़ा तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस तो नहीं था, तो आने में तो थोड़ा सा हाथ पैर तो फूलते हैं, लेकिन फिर जब एक बार चढ़ गए तो फिर चढ़ गए। अब ये स्थिति हो गई है कि जब पब्लिक जितनी रहती है उतने हमारा सीना चौड़ा होकर हम गाते हैं, जोश आता है। जितनी पब्लिक कम हो जाती तो उतना हम कम हो जाते, डाउन हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने पब्लिक के बीच से ही शुरुआत किया है। फिर फोक भी चलने लगा, और बाद में जैसे कि एक तरफ लड़कियां डांस करती थी। गुरुजी ने हमारे सबसे पहले क्या था, बिहार वगैरह में लड़के डांस करते थे, लड़की बन करके। लेकिन हमारे गुरुजी ने प्रॉपर्टी चेंज किया कि नहीं, लड़कियां ही डांस करेंगे। तो उन्होंने लड़कियों को ईजाद किया, लड़कियां ही डांस करती थी, तो हम लोग फोक कराते थे। तो गुरुजी ने गीत लिखा था कि ठीक दोपहरिया में दिहलू कजरवा, कजरवा ये धनिया बड़ा नीक लागे। इस पे फोक होता था और खूब जम के होता था। बाद में गुरुजी ने, पहले के जो गायक थे वो
लेडीज स्वर का गाते थे, जी। मतलब लेडीज का गाना पियऊ बलमू करके गाते थे। जी, जी। लेकिन हमारे गुरुजी ने पलट दिया उसको कि नहीं, जेंट्स का जेंट्स गाएगा, लड़की का पक्ष लड़की। तो युगल गीत उन्होंने लिखना शुरू किया। मैंने भोजपुरी का जो है हाँ। युगल गीतों का हाँ, पहला प्रवेश वहीं से होता है। हाँ, जो भोजपुरी में उन्होंने तो लाया। कुछ याद है कि पहले गाना का कंपोजिंग किस तरह से गुरुजी ने किया था? जैसे कि उन्होंने उसमें लिखा था कि गोरी तोरे डेरे में वाह, क्या बात। मिलूंगा अंधेरे में, हाँ। गोरी तोरे डेरे, गोरी तोरे डेरे, गोरी तोरे डेरे में मिलूंगा अंधेरे में। लड़की का पार्ट लड़कियां गाती थी जी, जी, जी। कि हम कोयलरिया में जाई बये ललमुनिया के माई। बहुत फेमस गीत हुआ जी, था जी, ये। जी। बहुत सारे गाने गाए उन्होंने, बहुत सारे गाने लिखे। फिर उन्होंने लिखा कि अखिया बता रही है, वाह, क्या बात। लूटी कहीं गई है, अखिया बता इसका सोच क्या थी? कभी आपने गुरुजी से पूछा कि ये सोच किस सोच पे इन्होंने गाया था? और देखिए, गुरुजी तो वैसे समाज के प्रति जो भी घटनाएं हाँ, घटती थी दायित्व को निभाते थे वो चीज़। उसको लिखते थे, राजनैतिक कटाक्ष करते थे, व्यंग्यात्मक गीतें लिखते थे। उसमें हम लोगों से पूछा करते थे कि यार मैं जो गीत लिख रहा हूँ कैसा है कैसा नहीं है। और जब कभी हम लोग सब लोग बैठ जाते थे, मास्टर जी वगैरह, श्यामा भाई थे, सब लोग बैठते थे, तो जैसे गुरुजी बैठे हैं तो कभी कभी उनके माइंड में कोई चीज़ जब आ गया, कोई गीत का उनके माइंड में कोई बोल आ गई, अक्सर लोगों की बातों से ही बोल नहीं, एक चीज़ हम और सुने थे गुरुजी का, बालेश्वर जी का, कि जब उनको कुछ शब्द आते थे तो तुरंत टॉयलेट में चले जाते थे। क्या ये सही है? सही है। वो क्या करते थे कि तुरंत चाबी लेते थे और चले जाते थे, क्योंकि बाथरूम से अच्छा कोई जगह नहीं मिलती है सुकून की। वहाँ जा करके वो बैठ जाते थे और वो गीत को अपना पूरा सोच करके दिमाग में बैठा के आते थे। तो कहते थे चौहान जल्दी जल्दी वो पेपर निकालो। तो हम पेपर निकालते थे, फट से वो बोल बताए, लिख गई। फिर सारे लोग, हारमोनियम खुल गई, ढोलक खुल गई, धीरे धीरे अब बजने लगा, कंपोजिंग शुरू हो गई, गाने का एक एक लाइन बढ़ता जाता था। ऐसे गीत उन्होंने लिखते थे। अच्छा, बालेश्वर जी को जब आए 94 की आप बात कर रहे थे कि 94 में बालेश्वर जी से मिलते हैं, लेकिन उनका तो दौर शुरू हुआ था 81, 82 या 83 के आसपास। नहीं, गाते तो उन्होंने 62 से थे। 62 से गाते थे? और क्या, 62 में उन्होंने गीत लिखा था कि जब हम लोग तो लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उस समय न मीडिया था न कुछ, लेकिन उस समय उन्होंने, उनकी सोच कहाँ थी, उन्होंने लिखा था गीत कि चंद्रलोक में खेती होगी नगर बसावल जाई। उसमें लिखे थे, पहला मुखड़ा था उसका कि दुनिया वाले हमके कहेला बिहारी मितवा, बिहारी मितवा हो बिहारी मितवा, दुनिया वाले हमके कहेला बिहारी मितवा। हम सब भोजपुरी के पुजारी मितवा। तो उसमें लाइन लास्ट में उन्होंने लिखा था कि चंद्रलोक में खेती होगी नगर बसावल जाई, पहला बेटा भोजपुरिया का मड़ई जाके छाई, दे बालेश्वर भोजपुरी झंडा गाड़ी मितवा, दुनिया वाले हमके कहेला बिहारी मितवा। आज हम उस चीज़ को, जब अब चंद्रयान और सब लोग चंद्रमा पे गए, तो हम लोग सोचते हैं यार गुरुजी ने कहाँ से ये पाया शब्द और उस समय कैसे लिख दिया। अब तो चंद्रलोक में जो है प्लाटिंग की भी चर्चाएं चल रही है। लेकिन उन्होंने 62 में इस चीज़ को पहला उनका जो है गाना जो है का रिकॉर्डिंग आपको कुछ मालूम है कि कब आई थी? पहला उनका गाना तो करीब 82 से पहले आ गया था। कुछ एल्बम का नाम मालूम है? वो कहानी कुछ मालूम है कि किस तरह से रिकॉर्डिंग चालू हुई थी? वो दरअसल क्या था कि श्री हरबंस जायसवाल, स्वर्गीय हरबंस जायसवाल साहब थे, लखनऊ के। तो उस समय वो बड़े बड़े इवेंट करते थे। उसमें हमारे गुरुजी भी जाते थे, अनूप जलोटा सर जाते थे भजन गाने, मतलब बड़े बड़े लोग, कलाकार उसमें, लखनऊ के बड़े लखनऊ, हाँ उस समय। अब तो और बड़े बड़े लोग हुए, अनूप चले गए, अब तो वो उस्ताद हो गए सर, उनका क्या कहना। तो HMB से रिकॉर्डिंग होती थी, हरबंस जायसवाल जी की स्टूडियो थी, जैसे आपके यहाँ हम कर रहे हैं आज। तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ एक भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं, इनका एक गीत रिकॉर्ड करो। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो हरबंस जायसवाल जी ने रिकॉर्ड कर दिया, वो
ले अच्छा, गए। ये गुरुजी ने बताया था ये चीज़? नहीं, उन्होंने जायसवाल साहब ने ही कहा था कि अच्छा। हमारे यहाँ गाता है लड़का, बहुत अच्छा गाता है और भोजपुरी का एक तुम एल्बम निकालो। हाँ हाँ। तो तब एल्बम वो नहीं चलता था, तो कि तवे वाला चलता था, अच्छा, तवे अच्छा, पे। एलपी रिकॉर्डिंग हाँ, उसको एलपी रिकॉर्डिंग। तो वो उसमें उन्होंने गाया था निकला गए टिकुलिया गोरखपुर की, अच्छा, उस समय? पहला। हाँ और एक गीत था कि हमार बलिया बीचे बलमा भुलाइल सजनी। हाँ जी। ये गाना रिकॉर्ड करके उन्होंने दिया। तो पहले निकला के टिकुलिया गोरखपुर। उन्होंने नेगलेक्ट किया एचएमबी वालों ने, अरे कहाँ भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी का उतना क्रेज था नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा अरे तुम निकालो। एचएमबी पे गाना गाया था? एचएमबी पे सबसे पहले रिकॉर्डिंग वो एचएमबी रिकॉर्डिंग यहाँ लखनऊ में हुई थी कि कहीं और? लखनऊ में ही हुई थी। अच्छा, अच्छा। लखनऊ में हरमन जायसवाल सर का स्टूडियो था, तो उन्होंने अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करके उन्होंने दिया था कि निकालो। तो पहले एचएमबी वालों ने कहा अरे यार भोजपुरी कोई सुनेगा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा तुम ले जाओ निकालो। तो हाँ फिर एचएमबी वालों ने निकाला। वो गाना इतना सुपर डुपर स्टार हो गया हाँ कि बालेश्वर जी हो गए। हाँ। और फिर उसके बाद एचएमबी ने कई सारे इनसे गाने गवाए। फिर उन्होंने गाया एक गीत दहेज पे गाया था कि आज के समाज में दहेज बना रोड़ा, बिकाई ये बाबू बीए पास घोड़ा। तो उस पे इनके ऊपर मुकदमा एक लड़के ने कर दिया था कि ये बीए पास वालों को घोड़ा क्यों बना दिया। हाँ। उसमें मुकदमा चली, फिर एचएमबी ने मुकदमा लड़ा। हाँ तो गुरुजी ने बताया कि हमने किस बात पे गाया है। हाँ, उस चीज़ को समझा। भाई जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ न पहुँचे कभी। हाँ। तो इसीलिए उन्होंने बताया मैंने इस चीज़ पे गाया है। फिर डिग्री हुई तो ये गाना आगे चलता रहा और बहुत सुपर डुपर हिट गाना हुआ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके साथ कोई गाना उन्होंने रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया? रिकॉर्डिंग जैसे कि टी सीरीज में बाद में जब जाने लगे तो टी सीरीज में भी उनके साथ हम जाते अच्छा, थे कोरस गाने। वगैरह करने जाते? हाँ। अच्छा, कोरस में जाते हाँ। थे। तो अब शुरू करते हैं आपकी ये बात कि आपका गाना उनके साथ रहा, ये कब से कब तक चला उनके साथ? उनके साथ गुरुजी के साथ हम 98 तक रहे हाँ। लगातार। उसके बाद 98 में हम लोगों ने संस्कृति विभाग, सूचना विभाग भी कार्यक्रम हम लोग करने लगे। अब धीरे धीरे नाम बढ़ने लगा तो अपने भी कार्यक्रम हम लोग शुरू कर दिए। अच्छा, अपने पार्टी बना? हाँ, अपने गुरुजी के साथ भी रहा, लेकिन अपने तरफ के भी कार्यक्रम लगने लगे और हम लोगों ने करना शुरू कर दिया था। तो पहला आपका अपना इंडिविजुअल जो है स्टेज कब हुआ था, ये कुछ याद है? 98 में हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। कहाँ पे प्रोग्राम किया था? मलिहाबाद में एक कार्यक्रम हुआ था। हाँ। और वो कार्यक्रम कराया था कौशल किशोर जी जो आज अच्छा, जो सांसद हाँ, थे। उन्होंने पहला कार्यक्रम कराया था। तो वहीं से फिर आगे बढ़ना शुरू हो गए। जी। तमाम नेता नगरी में कार्यक्रम होने लगे, बड़े बड़े अधिकारी लोग भी बुलाने लगे। संस्कृत विभाग तमाम जितने बड़े बड़े महोत्सव होता था उसमें भी हम लोग जाने लगे। ऑल इंडिया रेडियो से हम लोगों ने वहाँ से बिहाई बी में पास हुए, फिर बिहाई ग्रेड वहाँ से हमको मिला। तो सब बढ़ता रहा। फिर भारत सरकार, यूपी सरकार और तमाम डिपार्टमेंट फिर कार्यक्रम देने लगा, करते रहे। फिर सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट सब कार्यक्रम शुरू हो गया। अब कार्यक्रमों की बात करते हैं हम इस बार कि तो क्या जो परंपरा बालेश्वर जी ने शुरू किया था कि जो लड़कियों का डांस साथ में होता, तो क्या आपने भी कभी लड़कियों के साथ में पूरे पार्टी बनाया और उस तरह के हाँ, प्रोग्राम को बहुत किया? बहुत अच्छे। उस समय फोक होता था। जी जी। आज जो लड़कियां कर रही हैं फिल्मी गाने पे कर रही हैं, लेकिन उस समय सीधे गाना गाया जाता था मंच पे और लड़कियां डांस करती थी। फोक होता था और वो फोक बहुत ही अच्छे ढंग का होता था। मतलब कोई वल्गरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, न कोई फोहड़पना था, न नग्नता थी। बहुत सुंदर और लोग तारीफ़ करते थे। तब डांस का क्रेज भी नहीं था। पूरी 4 घंटे कार्यक्रम अगर हो रहा तो पता चला दो फोक डांस हुए, बाकी गाने होते थे। गुरुजी के हम ज़्यादातर गुरुजी के ही गाने गाते थे। तो इतने उनके पॉपुलर गाने थे कि हर आदमी गाना गवाता था कि ये 1-2 फोक हो गया, गाना होता था पूरा जम करके। ये तो डांस का माहौल आ गया, इधर आ गया जब से लोग फिल्मों पे डांस कराने लगे, लोग फिल्मी गानों पे। ये बताएं कि आजकल का जो फोक चल रहा है जी, जिसको भोजपुरी में गाने जो है इस समय बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन उस समय का जो फोक था जी, जो लोकगीत थे, हाँ, उसमें और आज का जो फोक है
उसमें दोनों में क्या आप अंतर पाते हैं? पहला तो ये सवाल है। उस समय के जो फोक थे या उस समय के जो गाने लिखे जाते थे वो अमर गाने हैं। जैसे पारंपरिक रचनाएं हैं, गुरु जी के गीत हैं, ये अमर हैं। लेकिन आजकल के गाने जो आ रहे हैं इतने वल्गरिटी वाले आ रहे हैं कि केवल नौजवान लड़के सुन रहे हैं, 1 महीने सुने भी नहीं तब तक दूसरा गाना आ जा रहा है। लेकिन जो पुराने लोगों के गाने हैं, चाहे वो हमारे गुरु जी का रहा हो, चाहे मुन्ना सिंह का रहा हो, नथुनी सिंह का रहा हो, शारदा सिन्हा जी का रहा हो, रामकैलाश यादव जी का रहा हो, चाहे हीरालाल यादव जी का रहा हो, इन लोग हैदर अली साहब थे, बुल्लू थे, काशी, इन लोगों का जो धरोहर है आज भी वो मोहम्मद खलील साहब तो मतलब क्या कहने उनके, धरीछन साहब थे, वो धरीछन भारती कुछ करके थे, उनका भी गाना हम लोग सुनते थे। एक गायक और उस समय हुआ करते थे जिनका मैं जानता हूँ, नियामत अली साहब, ये आप शायद जानते होंगे। उनका मैंने गाना गोरखपुर दूरदर्शन और बनारस दूरदर्शन से सुनते थे। तो नरई ताल के चिकन मटिया, जहाँ बसे पर्वत को पहाड़, मैं उसको बहुत ढूंढता हूँ, लेकिन जहाँ बसे पर्वत पहाड़ गुड़िया, हाँ, बहुत अच्छे गाने गाते थे। और आपका मोहम्मद खलील साहब का जो चीजें थी उसी दौर की सब बातें हैं। चांद पुतली साहब तो ये जो लोग थे, ये समझिए कि एक तरह से भोजपुरी अवधि के रीढ़ थे। लोगों ने कभी वल्गरिटी गाने नहीं गाए, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए इन्होंने, जो समाज को दिशा दिया, आईना दिया। तो कुछ चीज़ें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने भोजपुरी राइटर्स थे उनका कुछ नाम आपको स्मृति में हो तो उसको बताएं। वैसे तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि भोजपुरी के जनक और भोजपुरी के शेक्सपियर कह लीजिए, और हमारे भिखारी ठाकुर साहब, पितामह उनको कह लीजिए। भिखारी ठाकुर साहब ने, चूँकि कम पढ़े लिखे, लेकिन उनकी रचनाएं इतनी पॉपुलर हुई, उनका गीत आज भोजपुरी का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। जी जी। उनकी गीतें जो समझिए कि भोजपुरी का क्या कहूँ उसको, राष्ट्रीय गीत समझ लीजिए, राष्ट्रीय गीत उसको समझ लीजिए एक तरह से भोजपुरी का। कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, कि मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, गंगा रे जमुनावा के झम झम पनिया से, सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। क्या बात है, क्या बात है। तो उनका गीत आज समझिए कि हम लोग और उसके बाद जानते भी हैं वो कब का लिखे उन्होंने, तब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज वो शेक्सपियर जैसे हमारे दिलों में आज भी वो जिंदा हैं। जैसे पूर्वी का नाम आता है तो महेंद्र मिश्र जी का नाम आता है। महेंद्र मिश्र जी बहुत अच्छी रचनाएं करते थे। और फोक का सबसे ज्यादा हमने देखा है गहमरी साहब का नाम भी आता है। बहुत गहमरी साहब का नाम आता है। और एक चर्चा हमने सुना था, हम तो बहुत, जैसे आजकल गाना जो श्री रामचंद्र जी पे गाना जो बन रहा है कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, तो वो भी एक भोजपुरी का ही टोन जहाँ तक मुझे याद है। और मेरे स्मृति में आ रहा है कि एक हुआ करते थे बिहार के गोपालगंज के, उनका नाम था रसूल मियाँ। उनके गाने जो है चमकता जगमगाता है अनोखे राम का सेहरा, उस समय लिखे थे। उनका एक ड्रामा पार्टी हुआ करती थी, उसके वो जो है उन्होंने जो एक परंपरा लाया था कि जब ड्रामा पार्टी होती थी दिन में भी वो ड्रामा होता था, उसमें एक सेहरा का प्रोग्राम होता था जहाँ दूल्हा दुल्हन और दूल्हा रहता था और उसके परिवार वाले रहते थे, तो उनसे सेहरा, उनका सेहरा गाया जाता था। तो उनको स्मृति से लोग भूल गए हैं। उनका नाम था रसूल मियाँ, वो गोपालगंज के थे। हम उनका एक लेख पढ़े थे, तब हमें याद आया कि ये उसी टोन को उन्होंने, उसमें कई गाने थे और उस टोन को हमने देखा कि राम आएंगे आएंगे और इस तरह के जो गाने अभी मंदिर बनी है उस पीरियड में लिखी गई है। तो वो मेरे हिसाब से वो पारंपरिक चीज़ें उस समय से आए। हाँ, और क्या, हम लोग हमारे के बचपन में हमारी दादी अम्मा वगैरह गाया करती थी कि भजन सुने जाइब रामनगर में, भजन सुने जाइब रामनगर में हो, रामनगर में
भजन सुने जाइब। तो ये सब जो पारंपरिक रचनाएं हैं, ये आपको बता दूं, ये सदियों सदियों से हमारी पीढ़ियां आती जाएंगी, चलता जाएगा और लोग सुनते एक जाएंगे। गाना का और चर्चा आता है, रेलिया बैरन पिया को ये लिए जाए, अवधि किसका में लिखा हुआ है? अवधि गाना था। इसको सबसे पहले तो पारंपरिक रचना है, लेकिन इसको रीना टंडन जी ने इस गाने को ले आई। और उसके बाद तमाम जबकि इनका फेम बन गया था जो मालिनी अवस्थी है, नहीं, उनका वो एक तो ये फेम, इन्होंने बाद में गाया है, क्योंकि मीडिया ने इनको मीडिया मिली। तो उस समय जब रीना टंडन जी गाती थी तब कोई मीडिया नहीं था। ये उनका रेलिया बैरन पिया को लिए जा रे, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सब उस समय के पारंपरिक गाने उस समय पारंपरिक उन्होंने उनकी मंच पे लाई हुई गीतें हैं सब हैं। फिर उन्होंने एक गीत रिकॉर्ड कराया था, झूलनी का रंग सांचा हमार पिया, ये रीना टंडन जी ने गाया था। तो वो जो दौर था, उसके बाद में आपने कौन कौन से दौर देखा, तो थोड़ा सा विस्तृत में जो है आइए। 90-94 की बात है, उसके बाद की बात, उसके बाद की बात, तो वो दौर का कितना डिफर आया, कुछ आप गानों के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करें। गानों का मतलब बहुत चेंजिंग आ गई। पहले जैसे सरदार सिन्हा जी का नाम उसी पीरियड का, बहुत नाम उस समय रहा। उसी बीच में पार्वती खान भी आ गई थी। जी। कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, इंटरनेशनल गाना हो गया था भोजपुरी का। हाँ जी। और वो समझिए कि भोजपुरी का एक तरह का वो वेस्टर्न उसको पॉप, एक तरह से भोजपुरी पॉप था पहला। शारदा जी का पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया लहले या हो, ये सब गाने आज भी लोग गाते हैं और ये सदियों सदियों तक गाने रहेंगे। लेकिन आजकल के जो गाने आ रहे हैं, इसका ना कोई सिर नहीं, आजकल के गाने के अलावा अब हम आते हैं कुछ दौर 2000 के दौर की बात करते हैं, जब उस पीरियड में जब मनोज तिवारी जी का एंट्री होता है, तब जो है फिल्मी गाने जो है, एक तरह से फिल्मी गानों का दौर था। उस समय आपके उदित नारायण जी गाते थे, समीर साहब के लिखे हुए बहुत से गाने थे जो फिल्मों में आए। उसके बाद में नया दौर आया, ससुरा बड़ा पैसे वाला, उसमें गाने नहीं, उससे पहले ससुरा पैसा से पहले भी भोजपुरी फिल्में बनी, बहुत अच्छी अच्छी। नदिया के पार, विदेशिया, गंगा किनारे मोरा गाँव, दंगल, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें गाने गाए गए और लिखे भी गए, और लोग आज भी सुनते हैं। चाहे वो भोजपुरी भाषी हो चाहे हिंदी भाषी हो, हर आदमी उसको पसंद करता है। कोई उसमें फैमिली के साथ आप बैठ के पिक्चर देख सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के गाने सुन सकते हैं। ये बताएं कि सच्चा फोक कौन सा है और किस तरह से उसको हम जान सकते हैं कि ये फोक है? फोक का मतलब है कि लोक संगीत। लोक संगीत, फोक तो इंग्लिश शब्द हो गया, लेकिन लोक संगीत का मतलब होता है जो लोक संगीत का मतलब होता है जो लोक भाषाओं में जो हम बोलियां बोलते हैं, लोकल भाषा, जो हम बोलियां बोलते हैं, उसी बोलियों को पिरो करके जो एक गाने का रूप दे दिया जाता है, वही लोक संगीत हो जाता है, वही लोक गायन हो जाता है, वही हो जाता है। जो हमारी दादी अम्मा परदादी गाती थी, पुराने ज़माने में गाती थी, उनके कोई राइटर नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने शब्दों को जोड़ जोड़ कि मोरे पीछावरवा जमीरिया के गछिया ताही ऊपर कागा बोले बोलिया रे दयुआ। तब पहले जतसार गीत गाया जाता था। एक गाना आप भी गाते थे, मैं स्टेज पे सुना था कि अंगना में कंगना कंगना कलाई, जाने कहाँ गोरिया बिजुरिया गिराई, जाने कहाँ गोरिया। ये सब गीतें अमर गीतें हैं। जिसमें आपको सुना दूं, जो गाती थी माताएं बहनें, अक्सर ये भी माताएं बहनें गाती थी कि अवधा नगरिया से चलली बरतिया हो, सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर हो, सुहावन लागे। क्या बात है, क्या बात। जब भगवान राम की जब बारात जाती है तो मिथिला की सब नारियां गाती हैं। तो पहले के गीत तो हर संस्कार से जुड़े हुए होते थे। हाँ, अब उसी पे आना था हमें
कि ये बताएं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जी। जो संस्कार गीते हैं, हाँ उसमें से जैसे जन्म पे जो पूर्वांचल की परंपरा कहिए या पूरे देश की परंपरा है, हर जगह अलग अलग भाषाओं में जी, अलग अलग जी, चीज़ें हैं, लेकिन बिल्कुल परंपरा बेशक। है। जी जी। अभी मैं एक जावेद साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि विदेशों में जो है गाने की परंपरा ही नहीं है। हमारे यहाँ एक मजदूर होता है जो अनपढ़ भी होता है, वो भी गाना गाना जानता है, चलेगा तब वो गाना गाएगा, कुछ कुछ करेगा। तो हमारे यहाँ गाना गाने के और गाना सुनने की एक परंपरा है। जी उस परंपरा का शुरुआत जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक है। जी तो ये बताएं कि ये जो परंपरा जो है जी। उसमें से कुछ चीज़ें आप सुनाएं और बताएं। जैसे कि जन्म हुआ तो अक्सर सोहर गाई जाती है। जी जी। हमारी माताएं बहनें जुटती हैं और गाती हैं कि आज के दिन बड़ा शुभ भइले, राम के जन्म भइले हो, ललना घर घर बाजेले बधैया, महलिया उठे सोहर वाह, हो। क्या बात है, क्या बात है। आवा मोरी गोती ना परोसिन, सहेली अर ना बेलियावा हो, कि ललना घियना के दिया ना जरावा, महलिया उठे सोहर हो। अब तो सोहर हो गया। उसके बाद में हम लोग ने देखा है, अब तो चूंकि थर्ड जेंडर लोग आते हैं कुछ सुनाने के लिए, लेकिन उस समय एक जाति होती थी पवरिया का जी जो बच्चा होने के बाद एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते बाद वो लोग आते थे और अपना पवरिया जो है गाना सुनाते थे और अपनी पवरिया भी ब्लेसिंग सुनाते देते थे। बधाई भी गीत गाते थे। बधाई के गाते थे कि बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे, क्या बात। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे, के हो लुटावे लायन धान सोनामा, के हो लुटावे लायन धान सोनामा, के हो लुटावे रुपैया, बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे। उसके बाद बधैया के बाद में क्या होता था? बधाई होती थी, फिर जैसे आदमी बड़ा होता था शादी ब्याह होता था। शादी ब्याह के तमाम गीतें होती थी। संस्कार संस्कार में जैसे लड़के को देखने जब आते थे, उसके बाद में ये होता था कि लड़का जवान हो गया, अब शादी होना है। हाँ। तो जब देखने आते थे तब भी एक गाना है। हाँ, उस समय तमाम गीतें हैं। छेकाई का है, छेकाई का, वही छेकाई भी होती थी। तिलक पे भी गीत होता था कि आए हैं तिलक हरू, हमारी गलियां आए हैं तिलक हरू, आए हैं तिलक हरू, हमारी गलियां आए हैं तिलक हरू, हमारी गलियां। शादी होती थी। नहीं, और तिलकहरू वाली बात, अब उसमें तिलक जो चढ़ाने आता था उसको गाली जो खाना खाने के टाइम देते थे। हाँ। तो वो गाली वाली परंपरा जो है उसमें भी निहित है। तो उसके लिए क्या होता था गाना, उसके विषय पे भी कुछ गाने होंगे। समधि का मोछ जैसे कुकुरे का पूछ, साला झूठ बोले। देखिए गुरुजी ने उठाया गाना, ये पारंपरिक गीत है लेकिन उन्होंने पलट दिया कि समधि का मोछ जैसे कुकुरे का पूछ, साला झूठ बोलेला, समधिनिया का बेलना झूठ बोलेला। ये कटाक्ष भी गुरुजी ने कर दिया गाना उठा करके हमारी माताएं बहनों का। तो लेके नई पीढ़ी में चले गए। और खाने जब बैठते, जौनार बैठते थे तो जौनार पे गाने खा कि घोटा 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 ए बाबू, घोटा हो घोटा घोटा, कि खत आई गइल, खत आई गइल, देखा बनारस से खत आई गइल, हो खत आई गइल, देखा बनारस से खत आई गइल, पढ़े आवला कि ना, पढ़े आवला कि ना, पढ़े जाने ला कि ना, लिखे जाने ला कि ना। अब आगे नहीं कहूँगा कि खत आई गइल,
ये हमारी माताएं बहनें जोड़ लेती कि खत आई गई देखा। गाना जब खाना खाने जाते थे हाँ। तो सबके नाम के थ्रू होता था और बड़ा मजा आता था, उसमें पैसे भी लोग देते थे कि ये अच्छे गाना गारी देखिए, गारी गवाई एक गारी गवाई की जो रस्म होती थी, तो गारी गाने जितनी महिलाएं गाती थी सबके लिए अलग से मीठा जाता था। जी जी जी। वर पक्ष के लोग जैसे वो ले जा रहे थे, उनके लिए गारी गाने के लिए मीठा ले जाते थे, लड्डू जाता था, और लड्डू के साथ साथ जो भी उनके श्रद्धा होती थी और पैसा भी दिया जाता था महिलाओं के लिए गारी गाने के लिए। अब ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। भगवान राम को गारी गाई गई, बतावा बबुआ हो बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ बतावा बबुआ हो बतावा बबुआ हो बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ हम तो से पूछीला ए हो धानुधारी, हम तो से पूछीला ए हो धानुधारी, अरे एक भाई गोर दूजा काहे कारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। तो प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ी, उनको नहीं छोड़ी, चूंकि गोरे थे। हाँ, एक भाई कारे तो मतलब कि गाड़ी बकरेंगे, एक गोरे हो गए, कारे कहाँ से हो गए। अब जब मंडप होते थे जी, उसके कुछ गाने होते थे, उस परंपरा को कैसे आप देखते हैं और कैसे सुनाते हैं? गाना माड़ों पे गीत उसमें गाती थी हमारी माताएं बहनें कि हरियर माड़ो रे कंचन माड़ो रे माड़ो भइल उजियार जी। जब हमारी दुल्हा दुल्हन बैठ देते थे, वो भी एक होता था। हाँ, तो वो तो चौक पूरी जब गाय को तो गए कि गैया के गोबरा से अंगना लिपवनी, गजमोती चौक पुराय जी, आवा हे कालिया माई बैठा मोरे अंगने, देव सतरंगिया बिछाय जी। ये बताइए कि ये जो पारंपरिक गाने थे, क्या स्टेज पे जब आप गाते थे तो लोग पसंद करते थे कि नहीं, और आज के लोग क्या पसंद करते हैं? उस समय के लोग बहुत पसंद करते थे। आजकल के नौजवान पीढ़ी को सब चीज़ें मालूम है नहीं है, सब चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। अफसोस यही है कि हमारी धरोहर लुप्त हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आजकल बच्चों में संस्कार आना चाहिए। संस्कार के साथ गीत भी हैं, संगीत भी है, संस्कार भी है, माँ बाप की सेवा भी है, सवेरे उठना, धरती माँ को प्रणाम करना, माँ बाप के पैर छूना, ये सब संस्कार है। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी ये सब भूल रही है। जी। तो जब हर तरह से संस्कार आएगा तभी होगा। ये संस्कार गीतें जो हुई थी जी, उस पे जो है लोगों को उस समय क्या नज़रिया रहे होंगे? नज़रिया ये है कि उस समय मनोरंजन का सबसे बड़ा यही साधन था जी। और आपको हम बता दूं कि आप एक पेड़ लगाइए और उस पेड़ पे बैठ कर के रोज़ गाना गाइए, वो देखिए वो पेड़ बहुत जल्दी बढ़ेगा और हरा भरा रहेगा। जी, जी, जी। और एक पेड़ अलग लगाइए, उस पर कुछ मत गाइए, देखिए वो उसकी बढ़ोतरी कम होगी। तो गाने में इतनी शक्ति है। गाने से पेड़ जब बढ़ सकता है तो गाने से आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपके लंग्स बढ़ जाते हैं, आपकी मतलब हर तरह से आप एक तरह का ये भी एक व्यायाम है शरीर के लिए। एक तो वो चीज़ है ही है, एक तो सामाजिक बंधन जो पारिवारिक जो आजकल देखा जा रहा है कि ये जो परंपराओं को छोड़ते हम लोग जा रहे हैं जी, जिसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं जी। क्योंकि परंपरा ऐसी थी कि उस पे आदमी रम जाता था और पारिवारिक बंधन बने रहते थे। और आज मैं देख रहा हूँ कि परिवार ऐसे बिखरा जा रहा है और ये सब चीज़ों की कमी भी इसमें असर डाल रही है। क्या ये सही है? हाँ, अब आजकल के युवा पीढ़ी जो है, आपको बताऊं कि शादी का मज़ा नहीं ले पाएगी, शादी की मज़ा ही नहीं ले पाएगी, क्योंकि हमने देखा है, हम लोग जब शादियां हुई तो 3 दिन की बारात होती थी। जी जी, एक मर्जाद होता था, एक
बारात बारात जाती थी, फिर दिन शाम में? को द्वारचार हुआ, रात में शादी हुई, हाँ हाँ फिर सवेरे महफिल लगती थी, हाँ। गीत गौनई जो रात में भी जिसका होता था, दिन में भी होता था। फिर दूसरे रात भी होती थी। और 2 बजे के बाद नाच गाना होने के बाद, मनोरंजन होने के बाद खिचड़ी खिलाई जाती थी, खिचड़ी की रस्म होती थी। जी 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 जी। तो खिचड़ी के जब मंडप में होता था। नहीं, मंडप में नहीं, जहाँ पे भी खिलाए रहे हैं तो लड़के पे पूरी बारात खाती थी बैठ जी, करके। जी, जी, तो उसमें देखिए कितना मज़ा होता था कि लड़का जब बैठता था खाने खिचड़ी, तो बुजुर्ग जो लगते हैं जल्दी ना खाना खिचड़ी, हाँ। उसको थोड़ा रोक के थोड़ा रखते थोड़ा थे। थोड़ा मतलब वेट करते थे। कोहना जाता हो, हाँ। नहीं थोड़ा कोहनाओ रूस कि जाते कुछ थे। रूसो के लोग कन्या मनाने पक्ष वाले ससुर लोग आएंगे, मनाएंगे। हाँ। तो देखिए वो कितनी वो मौज की बात थी मौज कि भी था, प्रेम भी था। प्रेम और मौज। अब जब लड़का कोहना जाता था तो जो लड़की के पिताजी थे, भाई थे, आके मनाते थे, जो भी उनके दक्षिणा वगैरह जो भी अर्पित करते थे। और जब इशारा हो जाता था बुजुर्गों को खाना खाओ, तो बुजुर्ग जब इशारा कर देते तो दूल्हा जैसे खा लेता था, हाँ, पहला तो दूल्हा। हाँ। पहला नेवाला जैसे खाया, तो जो कन्या पक्ष के लोग थे वो लगता था कि उनकी बहुत बड़ी विजय हो गई। हाँ। मतलब वो विजय हो गए कि हमारा दामाद खाना खा लिया। अब खुशी हो गया, इतनी खुशी में जैसे आप कोई टूर्नामेंट जीत गए, ट्रॉफी जीत गए, तो वो खुशी और ये खुशी, माँ बाप की इतनी खुशी हो जाती थी कि मेरा दामाद खाना खा लिया। वो आजकल के बच्चों में नहीं मिलेगा, क्योंकि आज बारात जा रही है शाम को। नहीं, इस परंपरा को हम एक तरह से ये भी देखते हैं कि वो लड़का जो है, जो लड़की के फादर है, उनका वो लड़का होने जा रहा है। जो परंपरा के जो रवायत थी, हाँ, अब वो लड़का अपना मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इसी के लिए ये जो परंपरा शुरू की गई होगी, जहाँ तक मेरा सोच है। क्योंकि वो उसको मनाते थे कि तुम मेरे बेटे हो और हाँ, तुमको वही मनाया जाता था। दूसरा, जैसे अभी हमने गाया गाय या गोबरा से अंगना लिपावा, तो गाय के गोबर से लीप के एक कोहबर बनाया जाता था। जी जी जी। कोहबर बनाया जाता, जब शादी हो जाती थी तो लड़के को कोहबर में ले जाया ले जाता जाते था। थे, हाँ, जी जी। तो पति पत्नी आपस में कुछ मतलब मीठा वगैरह एक दूसरे खिलाते थे। देखिए और वहाँ कुछ परिचय गिफ्ट- वो वहाँ पे परिचय होता था, वहाँ गिफ्ट पे भी देते परिचय थे। होता था। इससे दुल्हा-दुल्हन पहले को जानता दूल्हा था। न तो दूल्हा लड़की को देखता था, ना दुल्हन लड़के को देखी रहती थी। और वो वहाँ पे जो शर्माहट जो होती थी वो आजकल के बच्चों में नहीं मिलेगी। और उसमें जो चुलबुली जो सालियाँ वगैरह थी, वो गेट मजाक रोकती थी, दरवाजे को मजाक रोक के। करके कोई कहीं लोढ़ा रख दिया कि ये बरम बाबा हैं या फलाने बाबा हैं, इनका पैर छुओ। तो परंपरा देखा है। देखती थी कि कितने लड़के के बुद्धि है, छू लेता है कि नहीं छू नहीं, लेता है। ये- अगर कभी कभी कोई छू लेता तो इतनी हंसी का ठिठोली बना देती थी नहीं, कि वो उसमें ये भी शर्मा रखते जाता। थे। एक चीज और है, एक परंपरा में ये भी देखते थे कि एक लड़की की शादी हो, 2-3 लड़कियां और उसी तरह बना करके रख दिया जाता। अब तुम पहचानो कि दुल्हन कौन है। हाँ, यही है। ये भी एक परंपरा तो थी। ये हमारा कहने का मतलब कि जो पहले के हमारा संस्कार, जो शादी ब्याह का जो मौज था, जी जी जी। आजकल के बच्चे आजकल नहीं मौज पाते। खत्म हो गया, मौज तो आज खत्म तो हो बारात शाम को गई। और एक चीज़ और थी, गया। हाँ, उस समय शादी में चाहे वो पैदल बारात जाए, बाद में साइकिलों की आ गई या बैलगाड़ी आ बैलगाड़ी थी, गई, हाँ, जी। उस समय पैदल जाते थे। और जो पनपियाव बीच में होता था। हाँ। समधी या वो जो भी जो बीच के अगुआ अगुआ जो होते थे, अगुआ, वो हाँ। कहते थे भैया हर हाल में 6 बजे हमारे द्वार बारात अड़ जाए और 6 बजे द्वार पूजा लग जाए, 5 बजे आप लोग पहुंच जाइए। और देखिए उस जमाने में लोग पैदल भी जाते थे, तब वो 6 ऐसे बजे- समय से निकलते थे कि 6 बजे द्वार पूजा लग जाता था। पानी लोग पीते थे, इसके बाद तमाम रस्में होती थी, फिर शादी होती थी। जितने बुजुर्ग गांव के थे, आपके रिश्तेदार थे, वो लोग मड़वे में बैठते थे, सबके देख रेख में शादी हो रही थी। आज तो मड़वा में बैठने के लिए आदमी आपको नहीं मिल रहा नहीं, है। एक परंपरा और होती थी। जी, जैसे बारात जाके लग गई, जो द्वार पूजा वगैरह कार्यक्रम जो खत्म हो जाता परछन वगैरह होती थी। परछन वगैरह होती थी, वो खत्म होने के बाद फिर बारात जा करके टेंट में रुकती थी। और टेंट में रुकने के बाद में एक आधे घंटे के बाद में घर से लोग जाते थे खाना का वो लेने के लिए, मतलब अब उनसे राजी लेने के लिए कि खाने में हम आपको पक्का देंगे कि कच्चा देंगे।
तो पक्का खाना ये होता था, पूरी सब्जी पक्का वो खाना तो में पहले ही तय हो जाता था नहीं कि भाई तय हो जाता, लेकिन पूछा जाता था कि जी। विजय हम आपको हाँ। आज्ञा लेके आए हैं, मतलब पहले आज्ञा बोला जाता था, हाँ। अब बाद में जब खाना जाते थे उसको विजय बोला जाता था। हाँ। ये मैंने देखा है अपने। हाँ हाँ, ये सब तो वही मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों के ज़माने में जो शादियों में जो मौज हम लोगों को मिली, वो आजकल के बच्चे नहीं पा रहे हैं। और जो बाराती भी जा रहे हैं वो भी नहीं। अब तो पहले 6 बजे बारात लगती थे तो सबसे लड़के दौड़ते थे, लड़कियां तो ए दुल्हा आ गया, बारात आ गई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। आज 10 बजे से पहले बारात नहीं पहुंचे, जो बच्चे छोटे छोटे जो जिनको मौज लेना वो सो जाते हैं। बारात आई, द्वार पूजा लगा, वो संस्कार देख ही नहीं रहा है, हाँ, तो समझेगा आधा ही नहीं। खाए आधा गिराए, अपने घर को वापस हो गए। पता चला दुल्हा बचा, दुल्हा के खानदान वाले बचे हैं, कोई वो भी आधा सो, मंडप में वो रहेंगे भी तो 2-4 सो गए। मंडप में बैठने के लोग नहीं रह रहे हैं, माँ बाप formality लड़की के माँ बाप के तरफ के रह रहे हैं, लड़के के माँ बाप। तो कुल मिलाकर के हमारा जो संस्कार खत्म हो रहा है, तो हमारा ये सब भी खत्म होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। विलुप्त हो चुका है, होता नहीं जा रहा है, कहीं देखने को तो मिल ही नहीं रहा है। ये सब चीज़ें तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब कगार क्या है, वो ख़त्म ही हो चुका है। और आज आपको बता दूं, आज शादियां टूट रही हैं, तमाम शादियां टूट रही हैं। क्यों टूटती हैं? क्योंकि बंधन नहीं है। नहीं, बंधन भी नहीं है, और जितने रिश्तेदारों को वो समझते थे उसको अपना समझते थे, और वो जो पहचान होती थी उसका डर भी बना रहता था, सामाजिक प्रेशर बनी रहती थी। आज केवल लड़के का ससुर जान रहा है, सास जान रही है, और उसकी बहनें भाई होंगे तो वही जान रहे, उसके अलावा कोई जानता भी नहीं। केवल शादी में केवल वो भी मिलते हैं लोग, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, और फलाने हैं धमाके, उसके बाद खत्म। पहले जब शादी तय हो जाती थी तो जैसे नाना होना थे या बाबा लोग थे, वो चुपके से चले जाते थे वहाँ पता करने के लिए कि भाई देखो लड़का कैसा है, लड़के खानदान कैसा है। वो लोग आके पता लगा लेते थे, तब आके बताते थे भाई नहीं ओके है, बढ़िया लड़का है, सब कुछ ठीक है। वही हाल लड़की वाले का था। लड़के वाले के बाप दादा के जो पुरनिया थे वो चले जाते थे वहाँ, लड़की वाले का पता कर लेते थे कि भाई उधर अच्छा, का भी अब रिश्ता हम ये तो संस्कार और परंपरा की बात हो गई। अब हम आते हैं इस सेगमेंट पे कि आपने जो है जैसे प्रोग्राम होती थी तो किस किस तरह के प्रोग्राम आपने किया। कुछ तो मान लें गवर्नमेंटेड आपने प्रोग्राम किया, बहुत किया, और कुछ जो है शादी ब्याह में भी प्रोग्राम होते थे तो उसमें भी आपने प्रोग्राम किया। और सबसे ज़्यादा आपको आनंद कहाँ आता है, और सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कहाँ आया था जो आज तक स्मृति में हो? देखिए, सबसे अच्छा तो लगता है महोत्सव का कार्यक्रम करने में। जी जी। बड़े बड़े महोत्सव जो होते हैं उसमें आ जाता है। दूसरा, हम लोग जो माँ भगवती का जागरण करते हैं उसमें बहुत आनंद आता है कि लोग रात भर जय माता दी जय माता करते हैं, बहुत आनंद आता है। रही बात शादी ब्याह के प्रोग्राम में, तो वो भी होता है लेकिन अब नथिंग रूप में होता। पहले बहुत होता था, पहले के लोग बड़ी इज्जत करते थे। अब जब से ये मैंने बताया ना, जब से ये फिल्मी डांस शुरू हो गया है, तब से गाने बजाने का क्रेज खत्म होता जा रहा। मड़वा में जो प्रोग्राम होता था बड़ा उछल कूद वाला होता था और बड़े मज़ेदार चीज़ें होती थी, तो उसमें कौन कौन से गाने होते थे? मड़वा में जब बरनेत वगैरह आ जाती थी, समधी वगैरह, तब उस समय भी गारी गाती थी सब महिलाएं कि हाथी हाथी शोर कैले, हाथी नाली अइले रे, तोरी बहिन की वहीं 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 वहीं, अब बेटा ब्याह नहीं ले रे, तोरी बहन की वहीं वहीं। समधी को बगैर आती थी। बाभन को भी नहीं छोड़ती थी। बाभन वाला सुनु बाभन हाली हाली करहु बियाह, सुनो हो मोरे बाभन। समधी का बहिना बागी बलिया बाजार घूमे, बलिया बाजार राख 3 गो बतार, सुनु बाभन हाली हाली करहु बियाह, सुनो रे मोरे बाभन। ये तमाम गीतें चलती रहती थी, और ये सब रचनाएं हमारी माताएं बहनें जो दादी परदादी लोग थी अपने आप जोड़ लेती थी। नहीं, वो कलाकारी भी होती थी उस समय, नाम पे भी लोग जोड़ लेते थे और सब चीजें। हाँ, सब उसमें जोड़ती जाती थी, एक दूसरे को अपना। अच्छा, ये बताइए कि जो भोजपुरी की परंपरा है उसमें कितना ऑथेंटिक है ये जो जैसे अवधी भाषा है और भोजपुरी भाषा है दोनों, और जो संस्कार है जो यहाँ से लेकर के मिथिला तक चले जाइए,
ये जो संस्कार है लगभग एक एक तरह का है। जी। तो अवधी में और भोजपुरी में कुछ आप क्या क्या डिफरेंस पाते हैं कि संस्कृति एक ही है? कोई डिफरेंस तो नहीं है, हाँ। लगभग दोनों का संस्कार एक जैसा मिला हुआ है, क्योंकि अवध प्रांत और हमारा पूर्वांचल एक ही में जुड़ा हुआ, चाहे मिथिला तक चले जाए, बिहार चले जाइए, सब लगभग एक ही जैसा है। कहाँ के लोग जो अच्छे श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, ये आपने कभी महसूस किया कि जो अच्छे श्रोता हों? पहले तो देखिए, गीत संगीत भोजपुरी का जहाँ तक कहने कि बिहार हाँ। बहुत ही गढ़ माना जाता था। गाने के भी लोग थे, नथुनी मुन्ना सिंह जैसे लोग, बाद में भरत शर्मा जी आ गए, गोपाल राय जी आ गए, ये लोग सब लोग आए। तो बिहार से समझ लिए राजनीति भी उत्पन्न होती, बिहार समझ लिए कि गायक भी उत्पन्न होते हैं बहुत सारे। बहुत क्षेत्र रहा है, आज भी ये क्षेत्र है। वहाँ के दर्शक भी सुनने वाले एक से एक पूर्वी, छपरहिया, विदेशिया के वो गढ़ माना जाता है। तरह तरह के पूर्वी गाते, तरह तरह के छपरहिया गाते हैं, और एक कलाकार की इज्जत भी करते हैं। आपको फरमाइश जो है, मतलब वंस मोर वाली जो फरमाइश होती है जी। उसमें कोई स्मृति बताए, कोई आपकी याद हो कि जहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा हो और कहा कि नहीं वंस मोर, और जब कोई आप जैसे कोई गाना गा रहे हैं, उसी जगह का नाम जो पर्टिकुलर याद हो आपको? अब तो मतलब पहले तो बहुत सारे टिकट शो होते थे, तमाम वंस मोर हो जाते हैं, आज भी वंस मोर हो जाता है। वहीं कल ही जागरण कर रहे थे, वंस मोर हो गया था। तो हमने गाया था कि पीताम्बरम, हालांकि ये फिल्मी धुन पे है, लेकिन माँ के लिए बहुत लोगों ने गाया, पिता के लिए बहुत कम लोगों ने गाया। हमने गाया था पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में, पिता के जैसा कोई नहीं इंसान दुनिया में। वाह, क्या बात। पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में। औरतें रो रही थीं, एक आध लोग कहे भैया फिर से सुनाइए। अब हम आपको फिर ले चलते हैं बालेश्वर जी के कुछ स्मृति हो जो आज तक अमिट हो, और प्रोग्राम जो जो जाते थे तो उसमें आपको कौन कौन सी ऐसी कोई घटनाएं हो जो आपको मतलब दिल को झकझोर दिया हो? बहुत शार्ट में जो है घटनाएं हो, जो एक हमने भी सुना था लोगों के मुंह से कि एक गुवाहाटी में गए थे, आसाम में गए थे प्रोग्राम करने। गुवाहाटी में गए थे तो वहाँ पे तिनसुकिया में टिकट शो हो रहा था। तो एक कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं। तिनसुकिया में टिकट शो हो रहा था तो एक आसामी इशारा, हमारे एक जोगिंदर सिंह थे जो ढोलक बजाते थे, उनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी, और ऐसे कर देते थे, मूछें खड़ी हो जाती थी, हाथ लगा देते थे। तो वो आसामी इतना भड़क गया कि वो इशारा करता था कि मतलब मूछ की तरफ इशारा करता था। तो हमारे मैसी भाई थे, हम लोग थे, तो कहा भाई तुम्हारी मूछें शायद गया। तो फिर वो जब थाप लगा लेते हैं जब ढोलक का, फिर ये हाथ कर देते थे गले गाल पे, फिर मूछ खड़ी हो जाती थी। फिर वो गुस्सा गया, यहाँ तक गुस्सा गया कि उन्हें बोतल तोड़ लिया मारने के लिए। अब गुरुजी ने कहा भाई ये क्या मामला है, कार्यक्रम 5 मिनट के लिए बंद हो गया। फिर हमारे जो मैसी भाई थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो भी, तो मैसी भाई से गुरुजी ने कहा मैसी जाओ यार, देखो तुम समझाओ। तो मैसी भाई समझाने उझाने में बड़े अच्छे थे, बात को बराबर करने में गए। तो दाढ़ी उड़ी पे हाथ लगा करके पूछा भाई क्या बात है अपना। तो उन्होंने बताया कि वो मूछें जो हैं कि ऊंची हैं, नीची होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो कहें हमारे आसाम की मूछें हैं नीची होती हैं, ये ऊंची किए हुए। तो कहा भाई साहब यही तो गलती है, आपकी आसाम की मूछें नीची होती हैं और हमारे यूपी की मूछें ऊंची होती हैं, ऊपर को होती हैं। कहे ओ ये बात है, कहाँ? तो आप बार बार इशारा कर रहे, तो उन्होंने सोचा कि मूछें नीची हो गई हैं, वो बार बार खड़ी कर दे रहे थे। तब उसके समझ में आया, तो जाके फिर आगे कार्यक्रम हुआ। फिर वहाँ से हम लोग कार्यक्रम करके आए, तो 2-3 बार आना जाना हुआ। गुवाहाटी में वहाँ पे जितने भी कुली जो थे रेलवे के,
तो उन्होंने कहा बाबा, गुरुजी को बाबा अच्छा, मतलब स्टेशन पे जब उतरे तो हाँ, लोग जब देख लिए लोग। स्टेशन पर क्या कि ट्रेनें उस समय कम थी, हाँ हाँ तो जैसे हम लोग सवेरे आ गए हाँ और ट्रेन 2 या 3 बजे ट्रेन थी। हाँ हाँ तो अब 2-3 बार से कुलियों ने कहा बाबा यहाँ एक बार कार्यक्रम कर दीजिए, तो गुरुजी टाल दे रहे थे। उस बार कुलियों ने कहा नहीं गुरुजी, आज कार्यक्रम आप करके जाएंगे, आज आपका कार्यक्रम होगा। वो भैया वही युवा 2 बजे ट्रेन है, कार्यक्रम कैसे होगा? हाँ उन्होंने कहा कि आप कहिए हाँ हाँ कार्यक्रम होगा, आज ट्रेन 1 घंटा लेट जाएगी। हाँ और जब इतनी बात कहे तो गुरुजी ने कहा कि चलिए ठीक है। अब भाई पूरा स्टेशन से लेके होटल तक पूरा फूल फूल बिछा डाले लोग, हाँ जैसे लग रहा कोई प्रधानमंत्री जी आ रहा हो। और होटल में, बढ़िया होटल में रुकवाए। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ नहाइए धोइए, खाना पीना खाइए, और हम लोग फट से व्यवस्था कर रहे हैं। गुरुजी 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। 12 बजे तक उन्होंने व्यवस्था कर दिया। आपको बताऊं, जीवन का ये पहली घटना है। प्रोग्राम हुआ, 1 घंटे ट्रेन लेट गई। अच्छा हाँ, उनका नौकरी जाए चाहे जैसे हो, 1 घंटे हम लोग पटरी पर लेट जाएंगे। हाँ इतनी मतलब मोहब्बत थी। इतना मोहब्बत थी गुरुजी से। कार्यक्रम भी हुआ 2 घंटे। फिर एक घटना हाजीपुर में घट गई। वहाँ पे एक कोई बालेश्वर जीवन के कार्यक्रम कर रहा था। हाँ तो हम लोग वहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर हम लोगों का कहीं कार्यक्रम था, उधर कहीं लगा हुआ था। तो पता चला कि वहाँ की पब्लिक बालेश्वर जीवन के कार्यक्रम कर रहा था। उन्होंने कहा, पब्लिक ने फरमाइश की है भाई वो बलिया का बलमा गाना सुनाइए। हाँ और वो बलिया का बलमा बहुत ज़्यादा लोग नहीं गाते हैं। निकला के टिकुलिया तो गोरखपुर बहुत लोग गाते हैं, लेकिन बलिया का बलमा गाना कि मोर बलिया, हाँ लंबा गाना है। उसमें पूरे देश का नाम ही है, उसमें नाम से ही वो गाना पूरा जुड़ा हुआ है कि गैली बलिया के मेला, हम खरीदे लगली केला, हमार बलिया बेचे बलमा भुलाए सजनी। तो अब वो कहा हम ये गाना हम नहीं गा पाएंगे। तो ना क्यों नहीं गा पाओगे, ये आपका फेवरेट गाना है, वो गाना क्यों नहीं गाओगे? तो कहा हम वो बालेश्वर नहीं, हम दूसरे बालेश्वर हैं। तो जूता चप्पल बहुत चला। फिर बाद में वो लोग 1 महीने बाद आए थे लखनऊ में, फिर बुक करके ले गए, तो अपने यहाँ फिर गुरुजी का कार्यक्रम कराया। ये घटनाएं घटती रहती हैं। एक बताइए कि अच्छा लोक गायक होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप सबसे भाईचारा बनाइए, जो भी म्यूजिशियन आपके हैं, क्योंकि अगर म्यूज़िक अगर अच्छा नहीं रहेगा तब भी आप अच्छे नहीं गायक बन सकते हैं। तो आपका म्यूजिशियन से सामंजस्य सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सबको मिला करके चलना चाहिए। हमारे गुरुजी का कहना था, उनकी एक सीख हम लोगों को दे कर गए हैं कि उनका कहना था, मजदूर के माथे का पसीना न सूखे उसके पहले उसकी मजदूरी दे दो, क्योंकि वो अगर 1 रुपया कम दोगे तब भी वो खुशी खुशी चला जाएगा। तो आज भी वो हम लोगों को सीख, हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं तो पेमेंट अगर लेट भी मिला तो क्या हुआ, हम लोग अपने पैसे से अपने तरफ से दे करके म्यूजिशियन को कि अपने घर जाओ, सब लोग गाड़ी पकड़ो, ये जो भी साधन से आए हैं तो तुम लोग जाओ, इंतज़ार ना करो। तो वो खुशी खुशी चला जाता है। ये बताइए कि ये परंपरा जो लोकगीतों का है जी, वो किस दिशा में जा रही है आज के परिप्रेक्ष्य में? आज के परिप्रेक्ष्य में तो वही फिर मैं कहूँगा कि दिशाहीन है। आज के सुनने वाले भी दिशाहीन हैं। अब गाने वालों को क्या बताऊं और लिखने वालों को क्या बताऊं, वो किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं समाज को, हम नहीं समझ में आ रहा। ये बताएं कि आजकल जो राइटर हैं वो ढोड़ी पे गाना लिख रहे हैं और उसमें चाटना और लिपना कुछ इस तरह की जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो क्या ये शब्द पहले भी हुआ करता था जो आज जो लिखी जा रही है? पहले होता था, लेकिन उसको लोग बहुत कहते थे कि बहुत गंदा हो गया। जैसे हमारे गुरुजी ने गीत लिखा था कि आरा हिलौलू बलिया हिलौलू छपरा हिलौलू तका हिलल, तनी ढूंढी हिलावत जानी ना। केवल इतना शब्द उन्होंने लिखा था। बाकी शब्द में कहीं कोई गलती नहीं थी। लेकिन उस समय के लोगों ने कहा अरे यार गुरुजी ने बड़ा गंदा गा दिया। इतने शब्द को लोगों ने कहा कि बहुत गंदा गा दिया। तो गुरुजी ने कहा भाई चूंकि रिकॉर्ड हो गया था तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वो लोगों ने सुनते हैं, आज भी लोग सुनते हैं, वो गीत सुनते हैं। लेकिन आज तो ये स्थिति हो गई है कि अभी कोई राइटर ने लिखा, गाना भी गाया कि बतावा है गोरी हमार गन्ना के रस तोहरी ढोढ़ी में
सही सही जाता कि ना। हाँ, अब कितना गंदा काम। ये क्या परोस रहे हैं आज के लेखक और गाने वाले। तो ये आज के गीत को आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके नहीं सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। फिल्म कभी देख लीजिए, वही पुरानी फिल्म को उठा ले, जितनी भोजपुरी का है, जितनी भी फिल्में बनी है वो भी देख लीजिए और नई फिल्में भी देख लीजिए, दोनों में बहुत सामंजस्य आपको दिल्ली आसमान का फ़र्क मिलेगा। कि आगे भविष्य में कुछ ऐसा आपका प्रोग्राम या कोई रिकॉर्डिंग या अभी तक का कोई रिकॉर्डिंग आपका है? मैंने बहुत रिकॉर्ड किया, लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं भोजपुरी भजन तो करता हूं। हमने वल्गरिटी गाने, हमको एक बार हम गए थे, टी सीरीज भी गए थे, बुलाया गया था मुझे, और मैक्स कंपनी ने मुझे गाने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम गाने जो ले गए थे, तो उन्होंने कहा मुझको ये सामाजिक इस टाइप के गाने नहीं चाहिए, मुझे खुला गाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं खुला गाना नहीं गाता हूँ, और मैंने रिकॉर्ड नहीं कराया। हमने कहा कि मेरे जो चाहने वाले हैं अच्छे स्तर के हैं, IAS PCS डॉक्टर लॉबी, आपकी नेता नगरी लॉबी, ये हमको ज़्यादा बुक करती है। अगर हम थोड़ा सा वल्गरिटी गा देंगे तो फिर हम भी तो उसी कैटेगरी में आ गए। मैंने रिकॉर्ड नहीं कराया। हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी भजन हैं, आप भजन SP चौहान भजन के सर्च करेंगे, तमाम हिंदी की भी भोजपुरी की भजनें आपको मिलेंगी। उस दौर के समाज की संस्कृति और आज के समाज की संस्कृति आपके नज़र में कितना बदल गया? बहुत बदलाव हो गया। उस समय एक भाईचारा होता था, आज भाईचारा कोई नाम नहीं है। आज भाईचारा का नाम नहीं है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो गांव का परिवेश हो। इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण अब समझ लीजिए कि कुछ लोग तो पैसे पे बिक गए, जो चंद रुपयों के लिए वल्गरिटी गाना गा रहे हैं। वल्गरिटी लेखक भी वल्गरिटी गीतें लिख रहा है, कंपनी भी वल्गरिटी मांग रही है। क्यों? ये सब क्यों? रुपये पैसे का है, लेकिन ये चलता नहीं बहुत दिन तक। आप पुराने गाने चाहे फिल्मों को उठा के देख लीजिए, चाहे हमारे आपने अभी पूछा कि जो पारंपरिक रचनाएं उसको देख लीजिए। आज वो कहीं भी आप सुना दीजिए, कहीं भी हर आदमी उसको सुनेगा बड़े चाव से, बड़े प्यार से। लेकिन वल्गरिटी गाने का आप केवल नए नौजवान जो मोबाइल में सुन रहा है, बस वहीं तक है सीमित। अच्छा, उस समय जो है समाज में संस्कृति को किस तरह दर्शाया जाता है और आज किस तरह दर्शाया जा रहा है, इसमें आपने क्या दुभेद पाया? देखिए, उस समय कटाक्ष होता था। हाँ। अब गुरुजी ने हमारे गाया उस समय कि यदि घर घर के रगड़े झगड़े आपस में मिट जाएंगे, यदि घर घर के रगड़े झगड़े आपस में मिट जाएंगे, गांधी के पुजारी खद्दर वाले कहाँ जाएंगे। क्या बात है। मंदिर वाला कहता कि वो मंदिर में रहता है, मस्जिद वाला लड़ता कि वो मस्जिद में रहता है। कोई कहेला गिरजाघर में बसेरा है, बोला है ईसाई गिरजाघर में मेरा डेरा है। तो ये सदियों का पागलपन है, कैसे को मिटाएंगे। ये सदियों का पागलपन है, कैसे को मिटाएंगे। गांधी के पुजारी खद्दर वाले कहाँ जाएंगे। क्या बात। ये कटाक्ष करते थे गुरुजी। लिखा था उन्होंने उस जमाने में कि तुलसी कैसे जनला, एक दिन वो दिन आएगा, संत लंठ बन जाएगा ना। कि ढोंगी जितन ढोंग रचाई, कि ढोंगी जितन ढोंग रचाई, वह महासंत कहलाई। ढोंगी जितना ढोंग रचाई, वह महासंत कहलाई। त तुलसी कैसे जनला, अनपढ़ गाल बजाएगा। तुलसी उस समय कि तुलसी कैसे जनला अनपढ़, तो तुलसी कैसे जनला पढ़ा लिखा पछताएगा, अनपढ़ गाल बजाएगा ना। ये सब कटाक्ष गाते थे उस समय। कहवा से आवे ल कहवा के जाला, उधर बैठा इधर भरुका फेंकाला, उधर बैठा इधर भरुका फेंकाला। तो ये सब गीतें हमारे गुरुजी ने उस समय कहते थे कि हमारे गीतों को कब याद किया जाएगा। हमने कहा गुरुजी इस पर एक थीसिस लिखी जा सकती है पूरा, और आज हम लोग वही गा करके
आज समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। उनके गीतें आईना दिखाने का काम करती हैं। गानों का समाज से जुड़ाव पहले और अब किस तरह से है? कि दिनवा में सूरज उगे, रतिया के चान हो, सोना के चिड़ैया बाटे मोर हिंदुस्तान हो। ये हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, लेकिन लोगों ने नहीं समझ पा रहे हैं कि दिनवा में सूरज उगे, रतिया के चान हो, सोना के चिड़ैया बाटे मोर हिंदुस्तान हो। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सब कोई रहल जाला मिलजुल भाई। असगरी धर्मवा के होला गुणगान हो, सोना के चिड़ैया बाटे मोर हिंदुस्तान हो। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पहले के लेखनी में, पहले के गानों में और आज के गानों में कितना फ़र्क है। हम एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि नई पीढ़ी के संगीत में बदलाव को किस तरह से देखते हैं? अब नई पीढ़ी पाश्चात्य संगीत की तरफ जा रही है, समझ लीजिए। अगर वो भोजपुरी के गानों में भी अगर पाश्चात्य मिला हुआ है, पाश्चात्य का मतलब क्या, नग्नता, जी। अश्लीलता, जी। वो पसंद कर रही है नई पीढ़ी। नहीं, पहले के जो गाने होते थे उसमें जो पारंपरिक जो साज बाज हुआ करते थे, इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, उसका इस्तेमाल होते थे। और आज जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे जितने भी गाने हैं बन रहे हैं, तो उस पे जो है रियलिटी का क्या असर पड़ रहा है? देखिए, उस पे तो आपको समाज में रहना है, इस लाइन में रहना है, तो थोड़ा सा अपने आप को तो बदलना पड़ेगा ना। पहले जैसे कि बिरहा होती थी, तो आप उस ज़माने में के कान में उंगली डाल के गाते थे, तो कोई साजबाज नहीं था, असली बिरहा थी। हैं, यही तो ना। फिर कुछ दिन बीता तो लकड़ी पे लोग गाने लगे। फिर कुछ दिन बीता तो ढोलक आई, फिर हारमोनियम आई, मजीरा वगैरह सब बजते रहे। फिर कुछ दिन बीता तो बैंजो वगैरह आ गया और शहनाई वगैरह आ गई, फ्लूट आ गया, आपका आर्गन भी आ गया, पैड आ गया। तो ये समाज को, मतलब गाने तो वही हम लोग आज भी सामाजिक गाने गाते हैं, लेकिन अब ये चूँकि पब्लिक में रहना है तो वो साज-बाज लगाना पड़ता है। ये बताएं, स्वयं का सफ़र, आपका जीवन जो सफ़र किया आपने गीत संगीत को, किस तरह से देखते हैं अपने आप को? हम अपने आप को देखते हैं कि हम लोगों का सफ़र बहुत अच्छा रहा और अभी भी अच्छा है। और आने वाली पीढ़ियों से मैं कहता हूँ कि अपने संस्कार को बचा के रखिए। संस्कार और समाज की बातों को अपने गीत के साथ, अपने जो भी गीत गा रहे हो या जो कुछ रखे हो, संस्कार को देखते हुए, परिवार परिवेश को देखते हुए, समाज को देखते हुए गीत गाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। युवा कलाकारों के लिए आपका सलाह क्या होगा? यही सलाह है कि आप अच्छे समाज को अच्छी चीज़ें परोसिए, अच्छी चीज़ गाइए, आपका नाम उठता जाएगा। क्षणिक नाम लेना है, अगर पैसा कमाना है तो क्षणिक नाम फिर आगे नहीं बढ़ पाता। भविष्य में जो है भोजपुरी का स्थान, संगीत का, भोजपुरी संगीत का स्थान कहाँ जा सकता है? देखिए, अभी पहले का दशक बहुत अच्छा था, लोग पारंपरिक रचनाएं और समाज की बातें सुनते थे। इधर करीब 2010 के बाद से जो समाज में थोड़ा बहुत वल्गरिटियाँ आ गई, गंदगी आई, लेकिन आने वाला समय फिर पलट रहा है, फिर उसी पे हम लोग ढर्रे पे आ जाएंगे, फिर लोग वही चीज़ सुनेंगे, पुरानी चीज़ें ही। अंतिम में एक चीज़ मैं कहूँगा कि बालेश्वर जी की कोई खास याद जो आपको आज तक मतलब दिल में कचोटती है कि जो आधी अधूरी रह गई? एक बार की घटना थी, नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहें जरा फलाने को बुला लाओ, तो हमारे जो गुरुजी के साथ में रहते थे समाचार, उन्होंने कहा, अरे यार गुरुजी रहने, साला झूठ बोलता है। अब गुरुजी के माइंड में चढ़ गया, साला झूठ बोलता है। और उन्होंने तुरंत उठाया अपनी चाबी, बाथरूम गए, वहाँ से आए, तब उन्होंने कहा कि साला झूठ बोलेला। और साला झूठ बोलेला, इस गीत में किसी को उन्होंने बख्शा नहीं,
कटाक्ष से। फिर उन्होंने लिखा गीत कि दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले, सुपर डुपर गीत हुआ। यार ना मिले देखो यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, या पूरे दर्शक लोगों से भी, उन लोगों का भी सवाल है कि क्या बालेश्वर जी को जो राष्ट्रीय अवार्ड या जो सम्मान होता है क्यों नहीं मिला, क्या वजह रही? और आज तक कोई जो है पत्रकार और जितने भी समाज के लोग हैं, खास तौर पे एक बिरादरी के लोग जो पत्रकार भी हैं, समाज के हर अग्रणी हैं, वो लोगों ने भी ये सवाल को नहीं उठाया कि बालेश्वर जी को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, कारण क्या है कि एक दूसरे का यहाँ टांग खींचते हैं लोग। भोजपुरी में, मैथिली में शारदा सिन्हा जी को मिल गया, जी जी, अवधी में मालिनी अवस्थी जी को मिल गया, लेकिन भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पूरा बिहार से लगाकर पूर्वांचल का सब भोजपुरी, तो सब कुछ बोली जाती है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला अवार्ड, इसलिए कि कोई किसी के लिए कोई बोलने का तैयार भाई नहीं है। इस समय तो कलाकारों में टॉप पे जो है दिनेश लाल निरहुआ जी, अब पवन सिंह जी, आपके खेसारी लाल यादव, इस तरह से तमाम लोग गायक हैं। अब मिलेगा समय में आए के, कुछ न कुछ किसी न किसी को तो मिलेगा ही। रही बात, लेकिन कहने का मतलब है कि आप हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आ जाए। जी जी, छोटे छोटे प्रदेश हैं जब छोटी छोटी बोली बोलने वालों को 8वीं अनुसूची में उनकी बोली का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी भोजपुरी को नहीं मिला। नहीं जबकि ये बताइए, भोजपुरी का दर्जा मिलने के बाद में भी, क्योंकि उसके दांव पेच कुछ अलग है, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा हमको तो फ़ायदा नहीं दिखता है। फ़ायदा क्यों नहीं फ़ायदा दिखता? आप बताएं क्या फ़ायदा हो सकता है? भाई हमारी भाषा जो मातृभाषा हमारी, एक तरह से समझिए कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हिंदी तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन कम से कम हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल होने का तो एक वर्चस्व तो होगा ना। नहीं नहीं, तो सवाल तो ये उठता है कि बालेश्वर जी को अवार्ड कोई भी क्यों नहीं मिला, इसका नहीं, कारण क्या था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको अवार्डेड है, मिला है उनको, लेकिन रही बात कि मिलता पद्म श्री और इस तरह के अवार्ड कहाँ मिला है? मिलता तो अब भोजपुरी की तरफ लोग कम ध्यान दिए। जबकि आपको बताऊं, सबसे पहले गुरु जी को चार्टर प्लेन से के उसमें शंकर दयाल शर्मा जी जो उपराष्ट्रपति थे, वो चार्टर प्लेन से लेकर के गुरु जी को मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, दक्षिण अमेरिका, पोर्ट ऑफ स्पेन लेकर गए थे। नहीं नहीं, उनकी तो क्रेज था, इस वजह से लेके गए। हाँ, लेकिन उतना विख्यात होते हुए भी उनको सम्मान क्यों नहीं मिला? एक सवाल मैं हमेशा अपने आप से भी पूछता हूँ और समाज से भी पूछता हूँ कि शारदा सिन्हा को मिल गया और मालिनी अवस्थी क्या गाती हैं ऊपर वाला जाने, लेकिन इतना उन्होंने समाज की सेवा करते हुए, एक स्मृति याद है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर का जो एक प्रोग्राम हो रहा था उस समय का एक स्मृति याद है, शायद आप बता सकते हैं उसको, जिसमें बडाली बंधु वगैरह भी प्रोग्राम दे रहे थे। वो उसको याद करिए कि कितना फेमस वो थे। ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम था, उसमें पूरे हिंदुस्तान के और जितने बड़े बड़े उस्ताद लोगों का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन उसमें भोजपुरी के तरफ से गुरु जी को भी मेरे बुलाया गया था, और नान भोजपुरी वहाँ पे कोई भोजपुरी का वहाँ न श्रोता था ना कुछ था, और उतने बड़े बड़े लोगों के बीच में भोजपुरी गाना एक अपने आप में बहुत बड़ी थी। लेकिन माँ सरस्वती के कृपा से जैसे इन्होंने आयरे रे करके उनका एक ट्रेड था, और जैसे उन्होंने गाना शुरू किया तो तालियां बजने लगी, वंस मोर की फरमाइश होने लगी। तो ये माँ की कृपा रही उनके ऊपर, और अब क्या बताऊं मैं उसके लिए। नहीं, बडाली बंधु ने वो कॉम्प्लीमेंट दिया था ना उसमें। हाँ, उसमें लोगों ने कहा कि वाह क्या गुरुजी, हम लोग इतने बड़े बड़े हो करके और आपने तो छा गए। हाँ, उन्होंने कहा आपने छा गए। हाँ। तो जो अच्छे लोग होते नहीं, हैं, समाज की जो चीजें रखते थे वो भाषा मायने नहीं रखती थी। उनका जो जो वो था, जो सोच थी, वो मायने रखती थी। जी, वो कभी भी समाज से हट करके, राजनीति से हट करके, व्यंग से हट करके
कोई गीत ही नहीं गाया। नहीं नहीं, व्यंग तो उन्होंने किया, समाज के हर अंग पे व्यंग किया। इसीलिए वो सक्सेस रहे हर जगह। हाँ, इसीलिए लेकिन हमको लग रहा है यही व्यंग्यता ही उनको पद्म श्री और इस तरह के अवार्ड जो है मिलने से रोका हो गया। सकता है, लेकिन उनकी एक सोच थी। उनको तो नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का नाम ले रहा हूँ, वो बहुत गाना गाया उन्होंने, उनके लिए भी बहुत गाना गाए। वो तो 2-2 3-3 बार लाल बत्ती भी दे रहे थे जब जब वो चीफ मिनिस्टर हुए कि चलो तुमको लाल बत्ती दे रहा हूँ, मंत्री का पद दे रहा हूँ, ले लो। उन्होंने कहा नहीं है, मुझे मंत्रिमंडल में नहीं जाना है, मुझे हारमोनियम ढोलक और आप गाना है केवल, हारमोनियम मतलब ढोलक। साधु आदमी थे। हाँ, उन्होंने कहा कि हमको हारमोनियम ढोलक दे दीजिए बस। हमको ये हम नेता को व्यंग करता हूँ और कल के मैं ही मंत्री बन जाऊंगा तो लोग हमको गाली पूरा हिंदुस्तान। कि फिर आप भी तो उन्होंने बल्कि कहा कि लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल हमको कर लिया जाए, और तुमको मैं मंत्री बना रहा हूँ तो तुम ले नहीं रहे हो। ऐसे शख्स होते। नेताजी बहुत मानते थे। बहुत मानते थे। उन्होंने एस भारती दिया, एक तरफ अमिताभ जी को दिया तो एक तरफ बालेश्वर जी को भी। मेरा सवाल ये है कि क्या बालेश्वर जी को पद्मश्री मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पद्मश्री की बात है, हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि पद्मश्री मिले, हम लोग भी चाहते हैं कि पद्मश्री मिले। अगर पद्मश्री उनको मिल जाए तो हमारे भोजपुरी समाज का भी नाम होगा, हम कलाकारों का भी नाम होगा, और मिलना चाहिए उनको। नहीं, ये तो मिलना चाहिए, वो एकदम डिजर्व करते थे उस चीज़ को। बिल्कुल मिलना चाहिए। अब आज की जो सरकारें हैं क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, हम नहीं ध्यान उस पर सोच रहे हैं, लेकिन उनको मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ दे गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके बनाए हुए शिष्यों में ना जाने इसमें हजारों लोग नहीं, उसी पीरियड की सरदा सिन्हा, उनको पद्मश्री मिला जी, उसी पीरियड की। उसी तो पीरियड उनको मैथिली से मिल गया, लेकिन भोजपुरी से नहीं मिला है। लेकिन भोजपुरी से लोग मांग कर रहे हैं कि इनको मिले। हम भी मांग करेंगे कि हमारे गुरु जी को भी पद्मश्री दिया जाए। मरणोपरांत बहुतों को मिला है जब, जी जी, तो इनको भी मिल सकता है। आपकी ख्वाहिश जो है सरकार सुनेगी और उनको भी पद्मश्री मिलेगा तो एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। जिनकी रचनाओं से पूरे समाज को एक दिशा मिली, चाहे दहेज हो, चाहे समाज में कुरीतियाँ हो, चाहे देश के प्रति हो, चाहे जाति पात के प्रति हो, हर चीज़ों पे, हर सेगमेंट पे उन्होंने उस चीज़ को छुआ और गाना के माध्यम से उन्होंने किया। तो मैं इस प्रोग्राम को एसपी चौहान जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे पॉडकास्ट में आए और इन्होंने जो जो चीज़ें बताई और उनके जो समाज की जो चीज़ें हैं उन्होंने गाया, पारंपरिक चीज़ों को भी गाया। तो इसके लिए हम चौहान जी का, एसपी चौहान जी का बहुत बहुत दिल से वो करते हैं और मैं आपसे विदा लेने की चेष्टा करता हूं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने श्रोता भाई भी सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे डीजी मैग टेलीफिल्म का पॉडकास्ट है और ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम सब बार बार मिलते रहेंगे, कोई आज ही नहीं है, आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और लोग भी मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो डीजी मैग टेलीफिल्म का ये पॉडकास्ट आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं आने वाली दीपावली की। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसपी चौहान आप सबको प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।